महारानी जी, आप क्या कह रही हैं? आप मुझ नौकरानी को अपने घर की बहू और इस महल की महारानी बनाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? मैं एक नौकरानी हूँ। मेरा काम आप लोगों की सेवा करना है, ना कि इस महल की रानी बनना। मैं तो कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोच सकती। तुम इस महल की एक नौकरानी रही हो, लेकिन आज हम तुम्हें अपनी बहू और इस महल की रानी बनाना चाहते हैं। अगर ये प्रस्ताव राज्य की किसी भी लड़की को जाता तो वो कब का इस प्रस्ताव को अपना लेती। आप सत्य कह रही हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। पारुल, तुम क्यों खुद को अब इस महल की नौकरानी मान रही हो, जब हम तुम्हें इस महल की महारानी बनाना चाहते हैं? हम सभी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और दिल से चाहते हैं कि तुम इस महल की महारानी बनो। आखिरकार क्यों इस बड़े से महल की एक छोटी सी नौकरानी को इस महल की महारानी बनने का प्रस्ताव दिया जा रहा था, और क्यों पारुल इतने बड़े प्रस्ताव को ठुकरा रही थी? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी के कुछ शुरुआती भागों को जानना होगा। हे भगवान, हमने अपनी पायल कहाँ रख दी? अगर माँ को पता चला कि हमने उनकी दी हुई कीमती पायल खो दी है तो वो हम पर काफी क्रोधित होंगी। राजकुमारी इंदुमती अपनी पायल खो जाने की वजह से काफी परेशान होती है कि तभी महल की नौकरानी पारुल इंदुमती के कमरे में आती है। क्या हुआ राजकुमारी इंदुमती जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? अच्छा हुआ पारुल तुम आ गई। देखो ना, मेरी एक पायल खो गई है। मेरे साथ मेरी पायल ढूंढने में मदद करो। कहीं वो ये पायल तो नहीं? यही तो वो पायल है, लेकिन ये तुम्हें मिली कहाँ? कल आप जब बगीचे में झूला झूल रही थी तो वहीं ये गिर गई थी। पारुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, अगर ये पायल खो जाती तो माँ कितना गुस्सा करती। मैं तुम्हारे रहते मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। महाराज, ये आप क्या खा रहे हैं? वैद्य जी ने आपको कुछ दिनों के लिए सादा भोजन करने के लिए कहा था ना? हमने आपके लिए सादा भोजन बनवाया है। हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं। नहीं, हमें वो सादा भोजन नहीं खाना है। सादा भोजन खा खा कर हमारे तो मुंह का स्वाद ही बिल्कुल बदल सा गया है। लेकिन राजा जी, अगर आप सादा भोजन नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, और वैद्य जी फिर आपको और कड़वी दवाइयाँ देंगे। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको कड़वी दवाई खानी है या सादा भोजन। महाराज, क्यों जिद कर रहे हैं? पारुल का तो आप जानते ही हैं कि वो जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। जाओ पारुल, तुम सादा भोजन ले आओ। कहने को पारुल इस बड़े से शाही महल की एक नौकरानी थी, लेकिन पारुल को सभी लोग काफी पसंद करते थे। पारुल महल के महाराजा, महारानी, राजकुमारी और राजकुमार का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी। जहाँ पर इस शाही महल में पारुल इतना खुश रहती थी, वहीं जब भी पारुल शाही महल से निकलकर अपनी गरीब झोपड़ी में जाती थी तो मानो जैसे उसकी जिंदगी में जैसे सारे गम वापस लौट आते थे। पारुल बेटा, तू आ गई? माँ, बाबा, आप लोगों ने दवाई नहीं खाई क्या? और ये क्या, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। चूल्हा भी यूं ही ठंडा पड़ा है। पारुल बेटा, घर में कुछ होगा तो खाएंगे ना। बस 2 मुट्ठी चावल पड़े हुए थे। शरीर से इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि उठकर चावल ही उबाल लूं। अपने माता पिता की हालत देख पारुल जल्दी से राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है। बस आज एक और दिन मुझे राशन दे दीजिए। जैसे ही मुझे महल से तनख्वाह मिलेगी, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। अरे ये तो तुम पूरे 6 महीने से कह रही हो। शाही महल की नौकरानी हो, इतने भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है कि मेरा कर्ज चुका सको। अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। पैसे दबाकर इकट्ठा करके रखती हो और लोगों को देने का नाम नहीं लेते। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अन्न का एक दाना नहीं दूंगा। राशन वाले की बात सुनकर पारुल उदास होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी पारुल को रास्ते में एक सब्जियों का खेत दिखता है। पूरा खेत सब्जियों से भरा हुआ था और आसपास खेत का मालिक भी नहीं था, जिसे देखकर भगवान, चोरी करना पाप है, लेकिन आप तो मेरे हालात जानते हैं ना। मुझे इस चोरी के लिए माफ कर दीजिएगा। पारुल जल्दी से उस खेत से तरह तरह की सब्जियां तोड़कर अपने कपड़ों में छुपा लेती है और घर ले जाकर घर में रखे 2 मुट्ठी चावल और सब्जियों को डालकर खिचड़ी बनाकर अपने बीमार माता पिता को खिलाकर उन्हें दवाई देती है। पारुल बेटा, अब तेरी विवाह की उम्र हो चली है। जिस उम्र में तेरे हाथ पीले होने चाहिए, उस उम्र में तू अपने माता पिता की सेवा कर रही है। न जाने कब तेरा घर बरसेगा। अपने माता पिता को माफ कर दे बेटा। माँ, बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और मुझे कोई शादी नहीं करनी। शादी करके मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, और अगर मैं शादी करूंगी भी तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझे आप?
पारुल को जो भी पैसे मिलते थे वो सब उसके माता पिता के इलाज में चले जाते थे। पारुल के पास कभी भी 1 रुपया नहीं बचता था। इन सब के बावजूद भी पारुल कभी अपने शाही महल में काम करने का फायदा नहीं उठाती और हमेशा ईमानदारी से ही काम करती। समय गुजरता है और राजकुमार शैलेंद्र के लिए एक बहुत बड़े शाही घराने का रिश्ता आता है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। अब आपकी बेटी ही इस महल की महारानी बनेगी। लेकिन आपसे एक छोटी सी विनती है, हम ये शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। हमारे ज्योतिषी ने हमसे कहा है कि अगर हमारी पुत्री का विवाह आने वाले 10 दिनों में नहीं हुआ तो अगले 2 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। आप चिंतित मत होइए, इन 10 दिनों में ही आपकी पुत्री और हमारे पुत्र का विवाह होगा। जोरों शोरों से शादी की तैयारी होती है और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही 2 परिवार के बीच राजकुमार और राजकुमारी अंजलिका का विवाह हो जाता है। शादी के बाद की रस्मों में सारी रात गुजर जाती है। अगले दिन जैसे ही राजकुमार अपने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी अंजलिका कमरे में नहीं है और बिस्तर पर एक चिट्ठी लिखी हुई है। मुझे माफ कर देना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे पिता ने ये शादी जबरदस्ती करवाई है। मैं अपने प्रेम के बिना नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़कर राजकुमार काफी परेशान होता है और सारी बात जाकर अपने माता पिता को बताता है। अब हम समझे कि वो क्यों इस विवाह को जल्द से जल्द करना चाह रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अगर राज्य में ये बात फैल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। वहीं पारुल हर दिन की तरह महल के कामों में लगी होती है। तभी पारुल को देख राजेश्वरी पारुल को बुलाती है और उसे अपने पुत्र से विवाह करने का प्रस्ताव देती है। हम चाहते हैं कि आप हमारे सुपुत्र से विवाह करके इस महल की महारानी बने। आप बचपन से ही इस महल में रही हैं। आपको हम सभी के बारे में हर एक जानकारी है। आपको सबका काफी ख्याल है, इसलिए हम आपको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आपसे ज्यादा अच्छा हमारे इस महल को कोई नहीं संभाल सकता। रानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? इस महल की महारानी बनने के बारे में मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। हम तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। तुम सोच समझ कर जवाब देना। पारुल ये सारी बात जाकर अपने माता पिता को बताती है, जिसे सुन। पारुल बेटा, लगता है ये भगवान का कोई इशारा है। तू इस प्रस्ताव को हाँ कर दे, वरना एक गरीब से शादी करके तेरी जिंदगी भी हमारी तरह ही बीतेगी। भगवान के लिए इस प्रस्ताव को हाँ कर दे और एक अच्छी सी जिंदगी जी। माता पिता के जबरदस्ती करने पर पारुल इस विवाह के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद पारुल इस बड़े से शाही महल की नौकरानी से आखिरकार इस महल की महारानी बन जाती है। महारानी बनने के बावजूद भी पारुल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता और वो पहले की ही तरह महल की जिम्मेदारियों को संभालती है। आप रसोई में क्या कर रही हैं? अब ये सब जिम्मेदारी आपकी नहीं, इस घर की नौकरानी की है। आप भूल गई? इस महल की महारानी हैं आप। राजमाता, हम भले ही इस महल की महारानी हैं, लेकिन उससे पहले हम बहू हैं और बहू का तो फर्ज होता है ये सारे काम करना। लेकिन ये सारे काम आपको शोभा नहीं देते। हमें तो ये सारे काम करना बहुत पसंद है। आप जाकर आराम करिए, हम आपके लिए हर बार की तरह आपका मनपसंद खाना बना कर लाते हैं। पारुल का ऐसा बर्ताव देख राजेश्वरी मन ही मन काफी खुश थी। महारानी बनने के बाद भी पारुल पहले की तरह ही सबके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करती थी और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन, माँ, बाबा, आप लोग यहाँ? पारुल बेटा, हमें महाराज और राजमाता ने यहाँ बुलाया है। वो चाहते हैं कि हम लोग अब से यहाँ तुम्हारे पास रहें। सोमलता इतना बोलती है कि तभी वहाँ महाराजा और राजमाता आते हैं। पारुल, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आप किस स्थिति में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। शादी के बाद भी आप में कभी कोई बदलाव नहीं आया। पहले की ही तरह आप सादगी तरीके से रहती हैं। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब से आपके माता पिता भी इस महल में रहें। अब एक परिवार बनकर एक साथ इस शाही महल में रहेंगे। राजा रानी की बात सुनकर पारुल काफी खुश होती है, जिसके बाद अब पारुल अपने माता पिता के साथ उस शाही महल में एक महारानी बनकर सारे फर्ज को अच्छे से निभाते हुए हंसी खुशी रहती है। तारा, मेरा मन नहीं कर रहा है बर्तन धोने का। अरे तो पहले बोलती ना, चल भाग लेते हैं, बाहर घूम के आएंगे। तारा भाग, माँ आज फिर चप्पल लेकर आ रही है हमें मारने। और भाग के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ दोनों आपस में बातें करते हुए कहती हैं,
बाल बाल बची आज तो, वरना फिर से माँ से चप्पल पड़ती। हाँ मेघना, आज तो बच गए। जहाँ तारा और मेघना पेड़ के नीचे बैठ चैन की सांस ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की माँ हाथ में चप्पल लेकर आपस में बातें करते हुए कहती हैं, बाप की गरीबी से हालत खराब हो रखी है और इन दोनों की फुटानी ही खत्म नहीं होती। हाँ फूल देवी, सही कह रही हो तुम, ये दोनों दोस्त एक नंबर की चालाक हो गई हैं। देखा कैसे चकमा देकर भाग गई दोनों। मेघना, तुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है? क्योंकि हम गरीब हैं, हमें भी अमीर होना चाहिए था। हमारे पास भी खूब पैसे होते तो आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती। हाँ तारा, तुम सही कह रही हो, मुझे भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और बहुत स्टडी कर रही हूँ। देखना, एक दिन मैं अपनी लाइफस्टाइल अपने दम पर बदलूंगी और ये गरीबी का टैग मेरे ऊपर से हट जाएगा। हाँ, पर इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? एक अच्छे से लड़के को लेकर रईस लड़के को पसंद कर ले और उससे शादी कर ले। रातों रात तेरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी और गरीबी का टैग भी हट जाएगा। शॉर्टकट कहते हैं इसे। ना बाबा ना, मैं ये शॉर्टकट नहीं करने वाली, मैं अपने दम पर करूंगी सब कुछ। मेघना और तारा दोनों ही अपने गरीब लाइफस्टाइल से बहुत परेशान थी और दोनों को ही अमीर होना था। जहाँ मेघना दिन रात मेहनत कर रही थी, वहीं तारा एक सुंदर से रईस लड़के को पसंद करती है। फूल देवी भी रईस लड़के को देखकर तारा के कहने पर उसकी शादी उससे कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मेघना दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कोई भी अच्छी जॉब न मिलने की वजह से उसकी माँ अब उसकी शादी एक गरीब लड़के से करवा देती है। तारा और मेघना का गृह प्रवेश होता है। वाह, क्या आलीशान ससुराल है। यहाँ तो नौकरों की भी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। ये कैसा ससुराल मिला है? इनकी लाइफस्टाइल तो मेरे मायके वालों से भी बहुत बुरी है। अब दोनों की ही लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। जहाँ तारा को अमीर ससुराल मिला था, वहीं मेघना को एक गरीब ससुराल मिला था। मेघना सुबह उठकर चूल्हे पर अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना रही होती है, वहीं तारा मखमली बिस्तरों से उठती है और उसके लिए कांच के गिलास में नौकर जूस लेकर आते हैं, जिसे लेते हुए तारा कहती है, लाइफस्टाइल हो तो ऐसी अमीरों वाली हो, सुबह उठकर ही जूस का गिलास सामने आ जाता है। इस शॉर्टकट ने तो मेरी लाइफस्टाइल ही बदल दी। तारा अपनी अमीर ससुराल से बहुत खुश थी। वहीं मेघना चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास वहां आकर उससे कहती है, बहू, रात के खाने के लिए सब्जी नहीं है, शाम हो गई है, मैं तुझे पैसे देती हूँ, तू जा बाजार से 1-2 सब्जी ले आ। अपनी सास की बात सुनकर मेघना थैला और पैसों को लेकर बाजार की तरफ आती है और रास्ते में अपने ससुराल वालों पर गुस्सा करते हुए कहती है, हाँ बस इसीलिए तो रह गई हूँ मैं, दिन भर चूल्हे पर खाना बनाऊं और फिर सब्जी भी लेने जाऊं। पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गई मेरी यहाँ पर। इस ससुराल में तो मेरी पूरी लाइफस्टाइल पत्थर हो चुकी है। तभी मेघना के सामने से एक बड़ी सी कार गुजरती है, जिसमें उसकी दोस्त तारा होती है। तारा कार के विंडो से मेघना को देख लेती है और उतरकर उसके पास आती है। मेघना, तुमने ये कैसी हालत बना रखी है? अपनी शादी के बाद तो तुम्हारी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही बकवास हो गई। मेघना, तुम तो इतना पढ़ाई लिखाई करती थी जिससे तुम्हें एक अमीर ससुराल मिले। क्या हुआ इतना पढ़ लिख कर? ना तो अच्छा ससुराल मिला, ना ही सुख चैन। इसलिए कहा था ना, एक रईस लड़का देखकर शादी कर लो, तुम्हारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, तुम भी अमीर हो जाओगी। लेकिन नहीं, तुमने तो पढ़ना था, पढ़ो अब। तारा इतना कह के अपने कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। मेघना को तारा की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो निराश होते हुए अपने घर आती है। खाली थैला देखकर उसकी सास सुमित्रा कहती है, क्या हुआ मेघना बहू, तुम तो सब्जी लेने गई थी पर तुम खाली थैला लेकर वापस आ गई। तुम ठीक तो हो ना? माँ जी, मैं ठीक हूँ। मेघना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और मुंह लटकाकर बैठी होती है। सुमित्रा को उसकी बातें सुनकर उसकी बहू जरा भी ठीक नहीं लगती। कुछ देर बाद उसका पति अविनाश, जो ठेले पर फल बेचा करता था, अपना ठेला लेकर घर आता है। तभी उसकी माँ मेघना के बारे में बताती है और वो फौरन कमरे में जाता है। मेघना, तुम ठीक तो हो ना? माँ कह रही थी तुम सुबह से उदास हो, क्या हुआ बताओ ना। मेघना अपने दोस्त तारा के बारे में सब कुछ अपने पति अविनाश को बताती है। अविनाश जी, मुझे भी अपनी लाइफस्टाइल अब चेंज करनी है। मैं इस तरीके से अपनी जिंदगी नहीं निकालना चाहती। मुझसे जितना होगा मैं वो सब तुम्हारे लिए करूँगा। बताओ मुझे क्या करना है, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मुझे अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पीछे खड़ी सुमित्रा ये सारी बातें सुन रही होती है और वो अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ठीक है बहू, तुम अपनी आगे की पढ़ाई करो, हम दोनों माँ बेटे मिलकर तुम्हें पढ़ाएंगे। मेघना के ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं। वो दिन रात मेहनत करके मेघना को पढ़ाते हैं। अविनाश दिन भर ठेलों पर सब्जियां बेचता है और सुमित्रा लोगों के घर में बर्तन मांजकर पैसे कमाती। वहीं मेघना दिन रात मेहनत कर रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और मेघना की मेहनत रंग लाती है और मेघना एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन जाती है और अब मेघना की लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है।
छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, चोट लग रही है।